नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल JL अकाउंट्स क्लासेज में। आज की वीडियो में अपन बात करेंगे अपने जूनियर अकाउंटेंट और TRA एग्ज़ाम के लिए GF&AR के चैप्टर 14 रिफंड एवं विविध व्यय मतलब रिफंड्स एंड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स के जो MCQs अपने बन सकते हैं एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, उनके बारे में। तो अपना जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो है, राजस्व के प्रतिदाय रिफंड को विनियोजन की स्वीकृति बजट आवंटन के लिए नहीं माना जाएगा। मतलब जो राजस्व होगा सरकार का, जो रेवेन्यू होगी, उसका रिफंड होता है, कोई प्रतिदाय होता है, कोई वापस उसको लौटाते हैं, तो उसको विनियोजन की स्वीकृति मतलब जो बजट आवंटन होगा उसके लिए क्या नहीं मानेंगे, मतलब बजट अलॉट करते टाइम उसको क्या नहीं मानेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ए आएगा व्यय, मतलब उसको एक्सपेंडिचर नहीं मानते, मतलब ये सरकार का खर्चा नहीं माना जाएगा। ये रिफंड है, जो राजस्व था उसको ही वापस लौटाया है, तो ये व्यय का पार्ट नहीं होता है। फिर क्वेश्चन सेकंड है, वसूली से पूर्व ही राजस्व की छूट माफ़ी को माना जाता है। मतलब कोई रिकवरी नहीं हुई किसी भी राजस्व की, मतलब रेवेन्यू सरकार में अर्न नहीं हुई, मतलब सरकार को प्राप्त नहीं हुई, उससे पहले उसमें छूट दे देते हैं, माफ़ी दे देते हैं, मतलब उसको वेव कर देते हैं या फोरगो कर देते हैं, मतलब माफ़ी दे देते हैं, उसमें जमा कराने से छूट दे देते हैं। तो उसको क्या मानेंगे। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, राजस्व मांग में कमी, मतलब जो डिमांड है रेवेन्यू की उसमें कमी मानेंगे कि उसमें कमी हो गई इसलिए ये कम प्राप्त हुई है। फिर क्वेश्चन थर्ड है, प्रतिदाय की स्वीकृति के लिए कार्यालय द्वारा क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। मतलब जो अपन रिफंड करेंगे, जो प्रतिदाय या जो वापसी करेंगे, रेवेन्यू को वापस लौटाएंगे, उसकी स्वीकृति मतलब सैंक्शन के लिए जो ऑफिस होगा उसको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, क्या प्रोसीजर रहेगा उसका, क्या क्या बातें उसको ध्यान रखनी चाहिए। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन दे आएगा, उपरोक्त सभी मतलब सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्या क्या मूल रसीद प्राप्त की जानी चाहिए, मतलब जो उसने जमा कराए होंगे पैसे सरकार में, उसकी मूल रसीद उससे लेनी चाहिए। मूल रसीद के अनुसार जमा होने की पुष्टि सरकारी दस्तावेज रोकड़ बही से की जाएगी। मतलब जो मूल रसीद उससे लेंगे उसके हिसाब से अपन देखेंगे वाकई में उसने जमा करवाया है कि नहीं, उसकी पुष्टि करेंगे, वेरीफाई करेंगे उसको सरकारी दस्तावेज मतलब गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट से, जो कि रोकड़ बही यानी केस बुक होगी, उसमें देखेंगे कि वाकई में उससे राशि उसने जमा करवाई है कि नहीं, जो इसकी वो रिफंड की वो डिमांड कर रहा है। विभागीय रोकड़ पुस्तिका में प्रतिदाय करने की प्रविष्टि मूल प्रविष्टि के समक्ष की जाएगी। फिर अगर जैसे मान लो रिफंड बनता है और रिफंड उसको किया जाता है, तो इसकी जो एंट्री करेंगे वो विभागीय रोकड़ बही, जो डिपार्टमेंटल केस बुक होगी, जिस डिपार्टमेंट से वो रिफंड हो रहा है उसकी जो केस बुक होगी, उसमें जहाँ उसकी मूल प्रविष्टि होगी, मूल प्रविष्टि कौन सी, जहाँ जमा की प्रविष्टि होगी ना, एंट्री होगी जहाँ उसको रिकॉर्ड किया था, उसके जस्ट सामने ही इसके रिफंड की प्रविष्टि भी की जाती है। फिर क्वेश्चन फोर्थ है, राजस्व के प्रतिदाय का दोहरा भुगतान नहीं हो इसके लिए कार्यालय अध्यक्ष को क्या कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब जो रेवेन्यू का रिफंड करेंगे तो इसका ऐसे नहीं हो डबल पेमेंट हो जाए, तो इसके लिए जो हेड ऑफ ऑफिस होगा उसको क्या कार्रवाई करनी चाहिए, उसको क्या ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए क्या प्रोसीजर अपनाना चाहिए। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, विभागीय रोकड़ पुस्तिका में प्रतिदाय करने की प्रविष्टि मूल प्रविष्टि के समक्ष की जाए। मतलब जो वो एंट्री करेगा इसकी रिफंड की, वो अपने जैसे पहले बात की है, उसकी जो केस बुक होगी उसकी जो मूल प्रविष्टि होगी, ओरिजिनल जो एंट्री होगी जब उसने जमा करवाया तो उसके सामने करेंगे। तो जैसे ही अपन रिफंड की एंट्री उसके सामने कर देंगे एक बार, तो जब अगर वापस वो डबल पेमेंट के लिए मान लो वो डिमांड करता है या वो अपनी एप्लीकेशन देता है, तो अपन जब उसको केस बुक को चेक करेंगे तो उसमें उसकी एंट्री दिख जाएगी कि ऑलरेडी इसको रिफंड हो चुका है, तो ये डबल पेमेंट से बच सकते हैं इस हिसाब से। फिर क्वेश्चन फिफ्थ है, राजस्व के प्रतिदाय का बिल किस प्रारूप पर बनाया जाता है। मतलब जो रेवेन्यू की जो रिफंड होगा उसका बिल का क्या परफॉर्मा है, कौन से परफॉर्मा में उसको बनाते हैं बिल को। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, GA 117 जो कि पुराना है, और GA फॉर्म नंबर 100 ये आजकल नया वाला है। तो GA 100 में उसका बिल का प्रारूप होगा जिसमें वो रिफंड के लिए बिल बनाया जाएगा उसका। फिर क्वेश्चन सिक्स्थ है, राजस्व के प्रतिदाय के भुगतान से पूर्व किस अभिलेख से सत्यापन की आवश्यकता नहीं है। मतलब जो रेवेन्यू का रिफंड करेंगे उसके पेमेंट से पूर्व, मतलब उससे पहले अपन को कौन से डॉक्यूमेंट से वेरीफाई करने की आवश्यकता नहीं है, नेसेसिटी नहीं है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, महालेखाकार के लेखों से, मतलब जो AG के जो अकाउंट्स होंगे उससे वेरीफाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, बिना उसके भी वेरीफाई के भुगतान कर सकते हैं। लेकिन क्या किस किस से वेरीफाई करना जरूरी है, कार्यालय की रोकड़ बही की मूल प्रविष्टि, मतलब जो मेन उसकी एंट्री होगी, ओरिजिनल जो एंट्री होगी केस बुक में जमा की, उससे वेरीफाई करेंगे। अगर कोषागार में राशि जमा है वहाँ से रिफंड होना है तो ट्रेजरीज के अकाउंट से भी वेरीफाई होगा, और मूल रसीद से, मतलब जो उसकी ओरिजिनल रिसिप्ट है वो भी चेक की जाएगी। फिर क्वेश्चन 7 है,
राजस्व के प्रतिदाय रिफंड की स्वीकृति आदेश उसके जारी होने की दिनांक से प्रभावी रहते हैं। मतलब जो रिफंड के ऑर्डर होंगे, जो रेवेन्यू के रिफंड के ऑर्डर सैंक्शन होंगे, ये जो भी निकलेगी सैंक्शन निकलेगी या ऑर्डर निकलेंगे, वो कितनी तारीख तक प्रभावी रहते हैं, कब तक वो वैलिडिटी रहती है उनकी, इश्यू होने की कितने टाइम तक वो वैध रहते हैं। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा 3 माह तक, मतलब 3 माह तक की उसकी वैलिडिटी रहती है। उसके बाद उनको अगर उस टाइम तक वो उसको रिफंड को नहीं लेता है तो वो समाप्त माना जाएगा आदेश, उसको पुनः वैध करवाना पड़ेगा, रिवैलिडेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही वो पेमेंट ले सकता है। फिर क्वेश्चन 8 है राजस्व के प्रतिदाय की वैधता अवधि का प्रावधान जीएफएनडीआर के कौन से नियम में है। मतलब अभी अपन ने बात की कि जो रिफंड की जो वैधता अवधि रहेगी, जो वैलिडिटी पीरियड रहेगा वो 3 महीने का रहेगा, उसके बाद वो वैधता अवधि समाप्त हो जाती है, उसके बाद वापस से उसको पुनर्वैध करवाना पड़ेगा, पुनर्वैध मतलब रिवैलिडेट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका जो प्रतिदाय होगा, रिफंड होगा, वो उसको मिल सकता है। तो ये कौन से नियम में प्रावधान है जीएफएनडीआर के, तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन सी आएगा, नियम 256। मतलब नियम 256 में इसके बारे में उल्लेख कर रखा है कि क्या अवधि रहेगी, वैधता अवधि। फिर क्वेश्चन 9 है राजस्व का कोई प्रतिदाय का दावा जो कोषागार में जमा था को प्रतिदाय के लिए अथॉरिटी के रूप में माना जाता है यदि दावा कितने वर्षों तक क्लेम नहीं किया गया हो। मतलब कोई रेवेन्यू है, उसका रिफंड होना है, जो उसका क्लेम जो बनेगा वो कोषागार में जमा था, मतलब अपने ट्रेजरी जो रेवेन्यू थी वो ट्रेजरी में जमा थी, तो उसके जो रिफंड के लिए जो अथॉरिटी होगी वो ट्रेजरी को मानी जाएगी। लेकिन ये कितने समय में ये दावा, मतलब ये क्लेम जो है कितने समय में आ जाना चाहिए, इसके लिए रेवेन्यू की जो रिफंड के लिए कितने समय में उसको दावा कर देना चाहिए, तभी कोषागार को उसकी अथॉरिटी मानते हैं, मतलब वो अथोराइज होगा रिफंड के लिए। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, 3 वित्तीय वर्ष, मतलब 3 फाइनेंशियल ईयर के अंदर अंदर अगर वो क्लेम के लिए रिफंड के क्लेम का सबमिट कर देता है तो कोषागार भी अथोराइज होता है रिफंड के लिए। फिर क्वेश्चन 10 है यदि किसी राजस्व के प्रतिदाय का सरकारी अथवा कोषागार के लेखों से सत्यापन नहीं हो पाए तो प्रतिदाय करने का क्या प्रावधान है। मतलब कोई भी रेवेन्यू का जो रिफंड होगा उसका जो वेरिफिकेशन है वो सरकारी मतलब गवर्नमेंट या ट्रेजरी के जो अकाउंट्स है उससे वेरीफाई नहीं हो पाता है, उसका सत्यापन नहीं हो पाता है कि वाकई में ये राशि जमा हुई थी, तो रिफंड करने का क्या प्रोविज़न है, क्या प्रावधान है, क्या ध्यान रखना पड़ेगा, किस हिसाब से वो रिफंड हो सकता है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन सी आएगा, दावेदार से बंध पत्र लेकर प्रतिदाय किया जा सकता है। मतलब जो दावेदार होगा, जो क्लेमेंट है, जो दावा कर रहा है रिफंड का, उससे इंडेमनिटी बॉन्ड लिया जाएगा, बंध पत्र लिया जाएगा कि भाई अगर ये भविष्य में पाया जाता है कि ये गलत है, इसने डबल पेमेंट ले लिया, तो वो वापस चुकाने के लिए तैयार होगा और उसने कोई अभी तक इसका पेमेंट नहीं उठाया, इसका रिफंड नहीं लिया, ऐसा करके उससे बंध पत्र लिया जाता है, उसके बाद ही उसको रिफंड होता है रेवेन्यू का। फिर क्वेश्चन 11 है संपत्ति की हानि के लिए कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति राशि देने का जीएफएनडीआर में क्या प्रावधान है। मतलब कोई असेट्स की लॉस हो जाता है किसी कर्मचारी को, उसकी कोई पर्सनल असेट्स है, कोई संपत्ति की हानि हो जाती है कर्मचारी को, तो जो उसकी क्षतिपूर्ति राशि बनेगी उसको देने का क्या प्रावधान है जीएफएनडीआर में। मतलब जो कंपनसेशन अमाउंट बनेगी उसको किस हिसाब से दिया जाएगा, कितनी राशि मिलेगी और कैसे मिलेगी। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, वित्त विभाग की अनुमति के बिना क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी। मतलब अगर उसकी संपत्ति की हानि भी हो जाती है उसको कर्मचारी को, तो भी उसको फाइनेंस डिपार्टमेंट की अप्रूवल लेने के बाद ही क्षतिपूर्ति देय होगी, उससे पहले उसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा उसकी खुद की संपत्ति के लिए भी। फिर क्वेश्चन 12 है कर्मचारी की संपत्ति की क्षतिपूर्ति की राशि कोषागार से किस बिल पर उठाई जाती है। मतलब मान लो कर्मचारी की संपत्ति का लॉस हो गया तो उसको अगर क्षतिपूर्ति मिलनी है, जैसा कि वित्त विभाग से अगर उसको परमिशन मिल गया, अपन ने पिछली क्वेश्चन में बात की, वित्त विभाग उसको परमिशन दे देता है, तो ये जो क्षतिपूर्ति की राशि होगी ये कौन से बिल पर उठाई जाएगी, मतलब ट्रेजरी से कौन से बिल पर इसका पेमेंट होएगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, वेतन बिल। मतलब उसका जो वेतन बिल होगा उसके साथ में ये अमाउंट उसको मिलेगी, क्षतिपूर्ति की राशि जो होगी वो भी उसके साथ ही उसको मिलेगी। फिर क्वेश्चन 13 है भूमि के लिए क्षतिपूर्ति के नियम निर्धारित हैं। मतलब जो लैंड होगी उसके लिए कंपनसेशन जो देते हैं, जो मुआवजा, जिसको अपन कई बार वर्ड यूज़ करते हैं कि सरकार एक्वायर कर लेती है भूमि लैंड, तो उसके लिए जो मुआवजा देती है, क्षतिपूर्ति देती है, उसके लिए कौन सा नियम निर्धारित है जीएफएनडीआर में। तो जो ऑप्शन से आएगा नियम 258, नियम 258 में उसका हवाला दे रखा है। फिर क्वेश्चन 14 है यदि किसी विभाग के द्वारा भूमि की अवाप्ति के अलग नियम नहीं हो तो किस विभाग के नियम ही अन्य विभाग पर लागू होंगे। मतलब कोई डिपार्टमेंट है उसके पास लैंड की एक्विजिशन की या अवाप्ति की, मतलब उसको लेने की कोई रूल्स उसके पास अलग से नहीं बने हुए हो, तो कौन से डिपार्टमेंट के रूल्स जो है वही वो अडॉप्ट करेगा, वही उस पर लागू होंगे, उसी हिसाब से वो कार्रवाई करेगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, लोक निर्माण विभाग। मतलब
पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको अपन PWD भी बोलते हैं, तो उसके जो रूल्स होंगे वही उस पर लागू होंगे। फिर क्वेश्चन 15 है, भूमि की अवाप्ति की कीमत नामे डेबिट लिखी जाती है। मतलब अगर कोई लैंड एक्वायर करते हैं, अवाप्त करते हैं, कोई लेते हैं, तो उसमें जो कॉस्ट आती है, उसकी जो कीमत लगेगी वो कहाँ डेबिट होएगी, कहाँ नाम करेंगे उसको अपन, कौन से कहाँ लिखेंगे उसको। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन ब आएगा, उस कार्य परियोजना की लागत में जिसके लिए भूमि अवाप्त की जाएगी। मतलब जो भी काम करने के लिए या कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट में उसको इंक्लूड करेंगे, उसमें जोड़ा जाएगा, उसकी कॉस्ट का ही पार्ट माना जाएगा। जो कीमत लग रही है उसकी लैंड की, वो भी उसमें जोड़ी जाएगी, जिसके लिए ये भूमि अवाप्त की गई है, जिस काम के लिए या जिस परियोजना के लिए ली गई है उसी में इसको जोड़ा जाएगा, उसी में नाम लिखा जाएगा। मतलब उसकी कॉस्ट इसमें बढ़ जाएगी इसके अकॉर्डिंग। फिर क्वेश्चन 16 है, यदि 2 या अधिक विभागों के लिए भूमि अवाप्त की जानी है तो उसकी कीमत किस विभाग के खाते में नामे डेबिट की जाएगी। मान लो एक ही डिपार्टमेंट के लिए भूमि अवाप्त की गई है तो सीधा सीधा उसी के अकाउंट्स में वो जुड़ जाएगी, उसी के खाते में जुड़ेगी। लेकिन मान लो अगर 2 या 2 से ज़्यादा डिपार्टमेंट्स के लिए कोई लैंड एक्वायर हो रही है, वो 2 या 2 से ज़्यादा विभागों के काम आनी है, तो जो इसकी कॉस्ट होएगी, जो कीमत होएगी, वो कौन से डिपार्टमेंट के खातों में, अकाउंट्स में उसको डेबिट करेंगे, लिखेंगे, उसके खातों में जोड़ेंगे उसको। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा, उस विभाग की परियोजना में जिसके लिए अधिक व्यय होना हो। मतलब इन तीनों 2 या 2 से ज़्यादा, जो भी जितने भी डिपार्टमेंट होंगे उनमें जो उस परियोजना का सबसे ज़्यादा अधिक व्यय होना है, उस जो विभाग उस परियोजना में सबसे ज़्यादा व्यय करेगा उसी के खातों में, मतलब उसी में इसको डेबिट किया जाएगा, वही मतलब बियर करेगा एक तरह से। फिर क्वेश्चन 17 तक, किसी निर्माण कार्य की परियोजना में उसकी लागत कुल लागत का भाग होती है। मतलब जो भी कोई निर्माण कार्य करेंगे, कोई वर्क्स का काम होएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन का कोई काम होएगा, तो उसकी जो परियोजना प्रोजेक्ट होएगा, मतलब कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है कोई मान लो, तो उसकी जो टोटल कॉस्ट अपन मानेंगे तो उसका क्या क्या पार्ट होएगा, कौन कौन सा उसमें शामिल होएगा, कौन कौन सी अमाउंट उसमें आएगी। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन द आएगा, उपरोक्त सभी, मतलब सारी जो भी अमाउंट होगी, जो भी लागत होएगी वो उसमें शामिल होती है, उसकी कॉस्ट मानी जाएगी। क्या क्या भूमि की लागत, मतलब जो कोई अगर उसमें भूमि अवाप्त करते हैं अपन, जैसे अभी लैंड एक्वायर की बात की थी, कोई मिलती है भूमि अपन लेते हैं तो वो उसमें जुड़ेगी। निर्माण की लागत मतलब जो कंस्ट्रक्शन का काम लगेगा उसमें जो कंस्ट्रक्शन में जो कॉस्ट लगेगी वो इसमें शामिल होएगी। और भूमि अवाप्ति अधिकारी के वेतन भत्ते, मतलब जो लैंड एक्विजिशन जो ऑफिसर होगा, जो भूमि अवाप्ति, जो भूमि को अवाप्त करने में कार्य करेगा, उसके जो सैलरी और जो अलाउंसेज होंगे वो भी इसका पार्ट माने जाएंगे, वो भी इसकी लागत में जुड़ेंगे। फिर क्वेश्चन 18 है, राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के अंतर्गत भूमि की अवाप्ति की शक्तियाँ निहित है। मतलब जो राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 है, तो इसके अंदर जो लैंड के एक्वायर की, जो एक्विजिशन की जो पावर्स है वो किसके पास निहित है, किसको दे रखी है, किसके पास शामिल है, किसके पास ये सारी पावर्स डेलीगेट की हुई है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा, जिला कलेक्टर, मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा जिले का, संबंधित जिले का, उसके पास ये पावर होती है। फिर क्वेश्चन 19 है, राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की कौन सी धारा के तहत भूमि अवाप्ति के लिए अवार्ड जारी किया जाता है। मतलब राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 है, तो इसकी कौन सी धारा है, मतलब जो सेक्शन है उसका वो कौन सा है जिसके तहत ये अवार्ड जारी किया जाता है अवाप्ति के बदले, मतलब उसको राशि जो दी जाती है उसको अवार्ड कहते हैं। तो वो राशि अवार्ड किस हिसाब से दी जाती है, तो वो कौन सी धारा में दी जाती है, कौन से सेक्शन में उसके लिए बना हुआ। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन बी आएगा, धारा 11, मतलब सेक्शन 11 में ये प्रोविज़न है इसका। फिर क्वेश्चन 20 है, सरकार की किसी परियोजना के लिए अवाप्त भूमि की दर का निर्धारण किस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाता है। मतलब जो सरकार की ओर से कोई भी प्रोजेक्ट के लिए कोई भी लैंड एक्वायर करनी है, अवाप्त करनी है भूमि, तो उसकी रेट का निर्धारण कौन प्राधिकारी करेगा, कौन डिसाइड करेगा कि इसकी कितनी रेट डिसाइड करनी है, कितनी रेट का मुआवजा देना है, क्या इसकी कीमत लगेगी। तो ये रेट कौन डिसाइड करता है इसके लिए। तो यहाँ आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा, कलेक्टर की शक्ति से निहित भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा। मतलब जो कलेक्टर की पावर है वो उसको उसमें जो कलेक्टर की पावर शक्तियों में जो उसको शक्तियाँ दे रखी है उसके हिसाब से फिर वो निहित कर देता है भूमि अवाप्ति अधिकारी को। तो फिर भूमि अवाप्ति अधिकारी मतलब जो लैंड एक्विजिशन जो ऑफिसर होगा, एक्वायरिंग ऑफिसर जो होगा, जो भूमि को अवाप्त करता है, वही ये डिसाइड करेगा कि इसकी कितनी क्षतिपूर्ति बनती है, कितना इसका मुआवजा बनता है, इसकी कीमत कितनी बनती है, तो वो दर का निर्धारण वही करेगा। फिर क्वेश्चन 21 है, सरकार की किसी परियोजना के लिए भूमि की अवाप्ति के लिए अवार्ड के पश्चात भूमि अवाप्ति अधिकारी एक विवरण जिसमें भूमि की लागत का विवरण होता है तैयार कर किसको प्रस्तुत करता है तथा उस प्राधिकारी द्वारा किसको भेजा जाता है। मतलब जब कोई भी प्रोजेक्ट होएगा तो उसके लैंड एक्वायर के लिए जो अवार्ड
जारी हो जाएगा उसके पश्चात जो भूमि अवाप्ति अधिकारी होगा वो एक विवरण बनाएगा, स्टेटमेंट बनाएगा, जिसमें कॉस्ट जो होगी, भूमि की लागत जो होगी वो उसमें डालता है, उसका विवरण देगा और वो तैयार करके वो किस अधिकारी को सबमिट करेगा और वो अधिकारी किसको आगे भेजता है उसको। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन ए आएगा विभागाध्यक्ष को तथा विभागाध्यक्ष द्वारा महालेखाकार को। मतलब ये भूमि अवाप्ति अधिकारी जो होगा वो ये जो विवरण स्टेटमेंट जो है वो बनाकर विभागाध्यक्ष मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट को देगा, फिर विभागाध्यक्ष जो होगा वो महालेखाकार यानी एजी को वो भिजवा देगा विवरण को। फिर क्वेश्चन 22 है, भूमि अवाप्ति अधिकारी के निर्णय की अपील किसी सिविल न्यायालय में राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की किस धारा के अंतर्गत की जा सकती है। मतलब कोई भूमि अवाप्ति अधिकारी के कोई निर्णय लिया, उसने कोई डिसीजन लिया, मान लो रेट का है या और कोई डिसीजन ले रहा है, तो इसके बदले कोई अपील करनी है सिविल न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट में कोई भी भूमि, तो वो राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की कौन सी धारा कौन से सेक्शन के थ्रू कर सकते हैं, अंतर्गत कर सकते हैं, तो वो कौन सी धारा के है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा धारा 18। धारा 18 के अंतर्गत उसके निर्णय के खिलाफ अपील हो सकती है। फिर क्वेश्चन 23 है, भूमि अवाप्ति के लिए अवार्ड का नोटिस राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की किस धारा के तहत भेजा जाता है। मतलब जो जब लैंड एक्वायर करेंगे तो उसका अवार्ड का जो नोटिस होएगा वो राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की किस धारा किस सेक्शन के तहत भेजा जाएगा। मतलब जिसकी भी अपन भूमि अवाप्त कर रहे हैं, लैंड एक्वायर कर रहे हैं, उसके जो मालिक होगा उसको ये नोटिस भेजते हैं, तो कौन सी धारा के तहत भेजा जाता है। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन आएगा धारा 12 सब धारा 2, मतलब 12(2) के अनुसार इसको जो सेक्शन 12 और सब सेक्शन 2 है उसके अनुसार ये नोटिस उसको जाता है। फिर क्वेश्चन 24 है, यदि भूमि अवाप्ति के पश्चात पक्षकार भुगतान प्राप्त करने नहीं आए और न ही न्यायालय में वाद दायर करे तो राशि का भुगतान जमा किया जाता है। मतलब जो लैंड एक्वायर करने के पश्चात अगर जो पक्षकार है जिसकी लैंड ली गई है, जो पार्टी है, वो पेमेंट लेने के लिए नहीं आए और न ही वो कोर्ट में कोई केस करे, तो जो राशि होगी जो उसको पेमेंट होनी है वो कहाँ जमा की जाएगी जब तक वो जमा के लिए वो क्लेम नहीं करे। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बे आएगा कोषागार में संबंधित पक्षकार के नाम से। मतलब जो ट्रेजरी होगी उसमें जो भी कंसर्न जो पक्षकार होगा, पार्टी होगी, उसके नाम से अकाउंट खोल के उसके खाते में वहाँ जमा की रखी जाती है वो जब तक वो मांगने नहीं आता है। फिर क्वेश्चन 25 है, भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा अवार्ड जारी करने के बाद पक्षकार को नोटिस देने पर भी यदि पक्षकार भुगतान प्राप्त करने नहीं आए तो राशि पर कितना प्रतिशत ब्याज दिया जाता है। मतलब वही बात अभी जैसे अपन ने बात की कि लैंड एक्वायर कर ली, उसके बाद अवार्ड भी जारी हो गया, लेकिन पक्षकार जो है पार्टी है वो नोटिस देने पर भी भुगतान लेने नहीं आया, पेमेंट लेने नहीं आया, तो राशि जो होगी जो इसको भुगतान की राशि होगी उस पर कितना प्रतिशत उसको इंटरेस्ट मिलेगा, ब्याज कितना प्रतिशत सरकार उसको ब्याज देती है। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन दे आएगा कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा इतने दिन, अगर जिस दिन से उसको अवार्ड जारी हुआ है और नोटिस इश्यू हो गया है पेमेंट का, उस दिन के बाद से जब तक वो ब्याज पेमेंट लेने नहीं आता है उस पीरियड का उसको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। जो एक्चुअल अमाउंट जो उसको बनती है वही उसको दी जाएगी। फिर क्वेश्चन 26 है, भूमि अवाप्ति अधिकारी के द्वारा जारी किए गए अवार्ड का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हो और भूमि अवाप्ति अधिकारी को कर्तव्य से मुक्त किया जा चुका है तो निर्णय होने पर पक्षकार को अंतर्भुगतान किसके द्वारा किया जाता है। मान लो किसी की भूमि एक्वायर कर ली भूमि अवाप्ति अधिकारी के आदेशों द्वारा, लेकिन उसका जो अवार्ड जो प्रकरण है जो वो नोटिस उसको इश्यू हुआ अवार्ड का जो उसको, तो उसका अगर ये जो मैटर है वो सरकार उसमें कोर्ट में चला गया और वो पेंडिंग है, कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं ली है, कोर्ट ने डिसीजन नहीं लिया और वो प्रकरण कोर्ट में चल रहा है और इसी बीच जो भूमि अवाप्ति अधिकारी है उसको ड्यूटी से फ्री कर दिया, मतलब उसको छोड़ दिया कि इस काम से तुम फ्री हो, तो जो निर्णय होएगा मान लो जो फाइनल डिसीजन जब आएगा मान लो वो इसके फेवर में आ जाता है पक्षकार के पार्टी के, और उसको मान लो ये जो अमाउंट बनती है वो एक्स्ट्रा अमाउंट उसको पे करनी पड़ जाए, तो जो अंतरराशि होगी डिफरेंस का जो पेमेंट होएगा वो कौन करेगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन से आएगा जिला कलेक्टर द्वारा। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वो डिफरेंस का अमाउंट वो पे करेगा जो एक्स्ट्रा अमाउंट बनेगी उसको। फिर क्वेश्चन 27 है, किसी परियोजना के लिए भूमि की अवाप्ति के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाकर जिला कलेक्टर द्वारा ही अवाप्ति की जाती है तो पक्षकार को भुगतान कौन सा प्राधिकारी करता है। मतलब कोई भी प्रोजेक्ट के लिए भूमि जो लैंड एक्वायर करने के लिए कोई विशेष अधिकारी जिसको अपन भूमि अवाप्ति अधिकारी कहते हैं वो उसकी नियुक्ति नहीं होती है, उसकी अपॉइंटमेंट नहीं होता है कोई स्पेशल ऑफिसर का, और जिला कलेक्टर ही उसकी अवाप्ति करती है। मतलब वो उसको ही वो एक्वायर करता है, तो जो पार्टी को पेमेंट होएगा जो पक्षकार होगा उसको जो भुगतान मिलेगा वो कौन प्राधिकारी कौन अथॉरिटी उसको पेमेंट करेगी। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन बे आएगा जिला कलेक्टर द्वारा। मतलब जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा वही उसको पेमेंट करेगा।
फिर क्वेश्चन 28 है, न्यायालय में जमा राशि के विनिवेश के लिए न्यायालय पत्राचार कम्युनिकेशन आरबीआई की किस शाखा से करता है। मतलब कोर्ट में कोई जमा राशि है, राशि जमा है, उसका पेमेंट होना है, तो उसका अगर विनिवेश करना हो, मतलब इन्वेस्ट करना हो कोई सरकारी प्रतिभूतियों में, तो ये जो न्यायालय होगा, जो कोर्ट होगा, वो किससे पत्राचार करेगा, मतलब कम्युनिकेशन किससे करेगा, किससे वो डील करेगा, आरबीआई की कौन सी शाखा से वो डील करेगा। तो यहाँ से जो आएगा ऑप्शन द आएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता। जो आरबीआई की जो कलकत्ता ब्रांच है उससे वो ये पत्राचार कम्युनिकेशन करता है विनिवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर क्वेश्चन 29 है, केंद्र सरकार के लिए राज्य में भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया के पश्चात राशि वापस केंद्र सरकार के किस कार्यालय में जमा कराई जाती है। मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कोई स्टेट गवर्नमेंट को भूमि अवाप्ति के लिए कोई राशि देती है, और जब ये भूमि अवाप्ति प्रक्रिया पूरी हो जाती है, भूमि लैंड एक्वायर की जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाती है, उसके पश्चात कोई राशि शेष रह जाती है, तो वो केंद्र सरकार को वापस लौटानी होगी, सेंट्रल को गवर्नमेंट को राज्य सरकार वापस राशि लौटाएगी। तो वो किस कार्यालय में जमा करवाएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कौन से डिपार्टमेंट में उस राशि को वापस जमा कराएगी, डिपॉजिट करवाएगी। तो आंसर जो आएगा ऑप्शन से आएगा केंद्रीय डिफेंस विभाग, मतलब जो सेंट्रल डिफेंस डिपार्टमेंट है, जिसको रक्षा विभाग भी कहते हैं, उसके खाते में वो राशि वापस जमा कराएगी। तो साथियों, यहाँ पर अपने चैप्टर 14 से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम से रिलेटेड, जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, वो मैंने यहाँ कवर करवा दिया आपको। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो की तरह अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। साथ ही मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, उसको भी आप ज्वाइन होकर लेटेस्ट अपडेट से रूबरू हो सकते हैं। तब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर हाजिर हूँगा नेक्स्ट चैप्टर से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ अपने बन सकते हैं। तब तक प्लीज़ वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।